नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। पिछले दिनों न्यायपालिका का जो के शीर्ष पर जो उच्चतम न्यायालय है उसका संगठन, उसकी शक्तियां, उसके कार्य, इस बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को शॉर्ट में यदि कहा जाए कि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रश्न उठता है कि ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है, क्यों ये अधिकार दिया गया, इसकी महत्ता क्या है और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, और अभी तक इस अधिकार का न्यायपालिका ने जो उपयोग किया है वह कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन से केसेस हैं। इन सारी की सारी चीजों के बीच में सारी की सारी चीजों पर हम अब आज बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है न्यायिक समीक्षा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो न्यायिक समीक्षा, इसको अपन न्यायिक पुनर्अविलोकन भी बोल सकते हैं। न्यायिक पुनर्अविलोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका के पास एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पावर जो उसे सुप्रीम पावर बना देती है। यदि न्यायपालिका से यदि इस अधिकार को छीन लिया जाए, इस अधिकार को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए, तो न्यायपालिका सिर्फ नाम की सर्वोच्च होगी, काम की नहीं। यदि न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यदि उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, तो वो ये काम बखूबी इसलिए निभा पाती है क्योंकि उसके लिए एक अधिकार है जिसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्अविलोकन का अधिकार करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये न्यायिक समीक्षा होती क्या है। क्लियर? दो देशों की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और दूसरी हम बात करेंगे भारत। सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को अमेरिका में भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है और भारत में भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया। दोनों में एक अंतर है। आपने ध्यान दिया होगा जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 आता है जिसमें लिखा होता है विधि के समक्ष समानता। इस विधि के समक्ष समानता में तीन चीजें इंक्लूड है। एक विधि का शासन, जो अंग्रेजी एक विद्वान था डायसी, जिसने ये सिद्धांत दुनिया के लिए दिया था। भारत ने भी इसको अपनाया, ब्रिटेन ने भी अपनाया। दूसरा एक सिद्धांत था विधि का समान संरक्षण, जो विशुद्ध रूप से अमेरिका के द्वारा अपनाया गया। और तीसरा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अपनाया गया जापान के द्वारा। लेकिन भारतीय संविधान में इन तीनों को स्थान दिया गया, विधि का शासन भी, विधि का समान संरक्षण भी और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी। ठीक है। अमेरिका में किसको अपनाया गया? विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण मतलब विधि की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना करना। दूसरे अर्थों में इसका अर्थ ये होता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, है ना। इसको अपन दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि समानों के बीच में समानता, समानों के बीच में समानता। अर्थात अमेरिका में विधि का समान संरक्षण का जो अवधारणा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, वहां की न्यायपालिका ने अपनाया है। अर्थात वह अमेरिकी संसद के द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून, यदि उनका अमेरिका में रहने वाले लोगों के बीच में समान वितरण नहीं होता, समान संरक्षण नहीं होता, तो ऐसी परिस्थितियों में
अमेरिका की न्यायपालिका को अधिकार है कि वह उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। दूसरे अर्थ में अपन ये कह सकते हैं कि अमेरिका के पास यदि न्यायिक समीक्षा का अधिकार है तो वो किस अधिकार से दिया गया? विधि का समान संरक्षण से। ठीक है ना। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो संवैधानिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया स्पष्टतया कि अमेरिका की न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इस अधिकार के तहत विधि का समान संरक्षण जो वहां पर 14वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का उपयोग किया। ठीक है, किसका उपयोग किया? न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ठीक है, किस केस में? इस केस का नाम है मारबरी बनाम मेडिसन। मारबरी बनाम मेडिसन एक केस हुआ था। यह हुआ था 1803। इस चीज को याद रखना है ना। अमेरिका में जो न्यायिक समीक्षा की जो शुरुआत होती है वो इस केस की सुनवाई से होती है, मारबरी बनाम मेडिसन, जो 1803 में हुआ था। और इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो अमेरिका में अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। ठीक, कौन थे? जॉन मार्शल। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में न्यायपालिका के पास जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो कहां से आया? इस विधि के अनुसार आया, इस केस से आया। और इस केस की सुनवाई किसने की थी? जॉन मार्शल ने। अर्थात ये सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया था कि वह विधि के समान संरक्षण अर्थात सरकार के हर उस कार्य की समीक्षा करे जो विधि का समान संरक्षण प्रदान करती है। यदि नहीं है तो ऐसी विधियों के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। क्लियर ना। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो अमेरिका में भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन वह संवैधानिक नहीं है। कैसे दिया गया है? केस के अंतर्गत। और उसके बाद फिर 14वें संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया था। क्लियर। चलिए, दूसरी बात इसमें हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की दृष्टि से न्यायपालिका इतनी पावरफुल है कि उसके लिए तीसरा सदन बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन? तीसरा सदन। तीसरा सदन मतलब संसद के दो सदन तो होते ही हैं, एक सीनेट है और दूसरा प्रतिनिधि सभा है। तो वहां पर न्यायिक समीक्षा की दृष्टि से न्यायपालिका को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि उसे तीसरा सदन बोला जाता है। इसका मतलब यह होगा कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा के द्वारा यदि किसी कानून को पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति भी दे देता है, उसके बाद भी न्यायपालिका को अधिकार है कि वह इस दृष्टि से उसकी समीक्षा करे और यदि उसे लगता है कि यह संविधान के खिलाफ है या देश की एकता अखंडता के खिलाफ है तो यह तीसरा सदन उस कानून को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। क्लियर ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तीसरा सदन कहते हैं। सबसे पावरफुल माना जाता है और न्यायिक समीक्षा की दृष्टि से भारत और अमेरिका की दृष्टि से अमेरिका के न्यायपालिका को ज्यादा पावर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में न्यायपालिका को जो अधिकार दिया गया है वो संवैधानिक है। क्या है? संवैधानिक है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके आधार पर हमारे यहाँ की न्यायपालिका को ये अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब संवैधानिक तौर पर उसे अधिकार दिया गया तो हमारे यहाँ ये अधिकार सीमित है। हमारे यहाँ अधिकार कैसा है? लिमिटेड है, सीमित है। और अमेरिका का अधिकार कैसा है? असीमित है। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े अपन। तो मैं बता रहे हैं आखिर न्यायिक समीक्षा की जरूरत न्यायपालिका को क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि न्यायिक समीक्षा का जो न्यायपालिका को अधिकार दिया गया वो संविधान के तहत दिया गया। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये सीमित है। और तीसरी बात ये रखना है कि एक वो था, मैंने आपको बताया था, जापान से लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
है ना, इस चीज को याद रखना है अपन को, स्थापित प्रक्रिया। ये हमने ली है जापान से। कहां से ली अपन ने? जापान से, है ना। और विधि का समाज संरक्षण अपन ने कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो प्रावधान न्यायपालिका में अपनाया गया, इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया। प्रश्न उठता है कि आखिर ये है क्या? देखो अब अलग अलग समझते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, अर्थात हम भारत उसी विधि को स्वीकार करेगा जिसका निर्माण एक विधिवत प्रक्रिया के द्वारा किया गया हो। क्लियर ना? या संसद के द्वारा किसी अधिनियम को तैयार किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा किसी आदेश को दिया जाता है ना। उस आदेश की समीक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया? न्यायपालिका को। किस आधार पर? कि न्यायपालिका इस बात की समीक्षा करेगा कि कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिया गया है या व्यवस्थापिका के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है, उसमें स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई कि नहीं अपनाई गई। क्या उसे वो अधिकार था? क्या वो इस एक्ट को बनाने का अधिकार रखता है ना। ऐसे तमाम प्रश्न। क्लियर ना? किस चीज की जांच करना है? कि जो अधिनियम बनाया गया, जो आदेश पब्लिकली दिया गया है, वह किसी स्थापित प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग उसे तैयार किया गया कि नहीं किया गया। समझ में आया ना? तो इस चीज की जांच करने का अधिकार किसको दिया गया? न्यायपालिका को। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो संसद के द्वारा यदि किसी भी नियम अधिनियम को पारित कर दिया गया, कार्यपालिका के द्वारा उसे स्वीकृति भी दे दी, स्वीकृति देने के बाद भी यदि उसके ऊपर कोई प्रश्न उठता है या वो मामला न्यायपालिका के पास जाता है, तो न्यायपालिका उस एक्ट की समीक्षा करती है। सोचिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी। क्लियर ना? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी न्यायपालिका उस एक्ट की, उस अधिनियम की समीक्षा करती है, और यदि उसे लगता है कि यह संविधान के खिलाफ है या मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है या केंद्र और राज्य के लिए जो पावर्स दिए गए उसके खिलाफ है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, तो फिर न्यायपालिका ऐसी विधि को शून्य कर सकती है, ऐसी विधि को रद्द कर सकती है। इसी अधिकार को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। क्लियर ना? ये पावर कहां से मिला? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक बात। दूसरा अपन कहते हैं विधि का समान संरक्षण, है ना। इसको भी भारत ने अपनाया, अर्थात न्यायपालिका इस बात की समीक्षा करती है कि जो विधि सरकार के द्वारा बनाई गई है उसका समुचित, अर्थात समाज के सभी वर्गों को उसका फायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, है ना। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है जिसमें अवसर की समानता दी गई है। विशेष रूप से विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें ही अपनाया जाता है। ठीक है, अर्थात सरकारी नौकरियों में एक अवसर की समानता जो शब्द यूज किया गया है, उस अधिकार की जांच करता है, उसके आधार पर उस विधि को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। क्लियर ना? तो मूल रूप से अपन को ये याद रखना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया। एक बात। दूसरी बात, दूसरा औचित्य, संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहां संविधान क्या है? सर्वोच्च है। मौलिक विधि भी कहा जाता है, सर्वोच्च विधि भी कहा जाता है। संविधान के अधीन कार्यपालिका आती है, व्यवस्थापिका आती है, न्यायपालिका आती है। संविधान के अधीन केंद्र सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है। संविधान के अधीन नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। अर्थात हमारे यहाँ पूरा सिस्टम जो है वो किसके अधीन है? संविधान के अधीन। ठीक है, अर्थात हमारे यहाँ कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, शासन महत्वपूर्ण नहीं है। शासन पर राज्य करने वाला व्यक्ति मनमर्जी से शासन नहीं कर सकता। किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? संविधान के अनुसार। अर्थात भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है। यदि संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को कि न्यायपालिका को? न्यायपालिका को। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि है। कार्यपालिका भी जनता के लिए काम करती है, व्यवस्थापिका भी जनता के लिए काम करती है, न्यायपालिका भी करती है, लेकिन दोनों में अंतर है। इनका जो वेश है वो जनमत है,
और जब कार्यपालिका व्यवस्था जनता के लिए काम करेगी तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष काम करेगी? उसके अपने राजनीतिक हित भी हो सकते हैं, कुछ के उसके अपने राष्ट्रीय हित भी हो सकते हैं, कुछ उसके अपने स्वार्थ भी हो सकते हैं, दलगत राजनीति भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकारें कई बार अपने हितों को पूर्ति करने के लिए संविधान को आड़े हाथों ले लेती है। यही वजह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में हमेशा टकराट बनी रहती है इसी बात को लेकर, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग होती है, राजनीतिक हित उनके अलग होते हैं। और जब राजनीतिक हित संवैधानिक हित से टकराते हैं तो फिर न्यायपालिका उसमें क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। समझ में आया ना? किसके आधार पर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का समान संरक्षण। क्लियर ना? तो सबसे पहली बात क्या है कि संविधान को चूंकि सर्वोच्च बनाया गया है और इस सर्वोच्चता की रक्षा कौन कर सकता है? न्यायपालिका। और यदि न्यायपालिका इसकी रक्षा करेगी तो उसे विशेष पावर तो देना पड़ेंगे ना। सामान्य पावर देंगे तो सर्वोच्चता कैसे कायम रह पाएगी? अर्थात इसलिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार उसे दिया गया ताकि वो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को कायम रख सके। एक बात। दूसरा, मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जब आप 12 और 13 पढ़ेंगे, विशेष रूप से 13 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों को गारंटी प्रदान करती है। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका आपको सुरक्षा की गारंटी देती है। तो दो काम, सबसे पहला संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, दूसरा मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी मतलब हमेशा संरक्षण बनाए रखना। मौलिक अधिकार एकमात्र ऐसा आयाम है या एक ऐसा माध्यम है कि यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, एकमात्र मौलिक अधिकार के मामले में। क्लियर ना? तो सबसे पहला संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, दूसरा मौलिक अधिकारों की गारंटी जो न्यायपालिका ने दी है उसके लिए भी उसे कुछ विशेष अधिकारों की जरूरत थी, और तीसरा केंद्र और राज्य संबंध। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि हमने यूनियन ऑफ स्टेट को अपनाया। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया। एक आ जाइए, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक संवर्ती सूची है। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य विधानसभाओं के लिए। क्लियर ना? और जो संवर्ती सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया। केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि केंद्र सरकार संघ सूची में भी तो कानून बनाती है, राज्य भी बना लेती है। कई बार राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानसभा बनाती है लेकिन वो भी किसी अधिकार का उल्लंघन कर लेती है। तो इस चीज की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। इसके बाद एक और शक्ति आती है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है जो संघ और राज्य और संवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं है वो अवशिष्ट कहलाते हैं। क्लियर ना? तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? संसद को। बांट दिया ना सबको, सबके अपने अधिकार दे दिए, राज्य के अलग दे दिए, केंद्र के अलग दे दिए, सारे के सारे लोगों की सूचियां बना दी कि आप इस पर कानून बनाएंगे और उसको क्या प्रक्रिया होगी, सारी की सारी चीजें। क्लियर ना? संविधान में दे दी। अब यदि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा तो कहा ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संघ सूची पर संसद बनाएगी कानून, लेकिन यदि किसी मामले को लेकर दो राज्यों के बीच में टकराहट हो जाती है, केंद्र और राज्य के बीच में टकराहट हो जाती है, राज्य कहेगा ये तो हमारा विषय है, केंद्र क्यों बनाएगा, केंद्र कहेगा नहीं ये तो हमारा विषय है, राज्य क्यों बनाएगा, तो इसका फैसला कौन करेगा? न्यायपालिका। समझ में आना? घर में जब वसीयत लिखी जाती है, 4 बच्चे और प्रॉपर्टी ज्यादा है तो पिता अपने जीते जी बंटवारा कर देता है, कर देता। और बंटवारा कैसा करता है? वो विरासत लिखित होती ना लिखित। क्यों? ताकि बाद में हमारे जाने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। फिर भी विवाद होता है, शुरू में तो नहीं होता, लेकिन जब चले जाते हैं वो, उसके बाद होता है कि पिताजी ने छोटे को ज्यादा दे दिया
और हमें कम दे दिया, उसको मौके की जगह दे दी, हमें पीछे की दी, हो जाते हैं ना विवाद। तो जब इस प्रकार के विवाद होंगे तो कौन सुलझाएगा? न्यायपालिका। समझ में आना? तो ये तो हमारे परिवार के बंटवारे की छोटी सी बात थी जहां विवाद हुआ। फिर तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, सोचो कितने विवाद होते होंगे। केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, यदि वहां बीजेपी की सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों में टकराहट होनी है ना। विभिन्न राजनीतिक दलों की विभिन्न जब मतभेद टकराते हैं ना, तो विवाद होते ही है। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो संवैधानिक आधार पर जो विभाजन कर दिया गया, सूचियों का विभाजन कर दिया, सब चीजों का विभाजन कर दिया, इसके बाद भी यदि एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं तो उसको सुलझाने का अधिकार किसको दिया गया? न्यायपालिका को। किसके? न्यायिक समीक्षा के आधार पर। जब तक उसको सुप्रीम पावर नहीं दिया जाएगा तब तक वो इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो पहली बात, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, दूसरा मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए, और तीसरा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध बने रहे, संतुलन बना रहे, इसके लिए भी न्यायपालिका को सुप्रीम पावर देने की जरूरत थी। और चौथा, यदि अपन मान ले तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को कायम करने के लिए भी उसे यह अधिकार दिया गया। ठीक है? क्यों? क्या सर्वोच्चता? क्योंकि भारतीय संविधान में जब केशवानंद भारती विवाद आया था तो उसमें यह लिखा गया था कि संसद को संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता, है ना। बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है? तो न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका मूल ढांचा है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता मूल ढांचा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचा है। समझ में आना? अर्थात ये हमारा मूल स्ट्रक्चर है न्यायपालिका, और इस स्ट्रक्चर को बना रखने के लिए उसे विशेष पावर देने की जरूरत है। इसलिए उसको क्या दिया गया? न्याय समीक्षा का अधिकार। चार आधार, बेस महत्वपूर्ण आधार। सबसे पहला 1, 2, 3 और 4। समझ में आना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में अपन दो भागों में बांट देंगे। सबसे पहला उच्चतम न्यायालय, और दूसरा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार दोनों को दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को भी दिया गया है, और यदि अपन इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाती? न्यायपालिका। ये हो जाती है न्यायपालिका। ठीक है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको दिया गया? उच्चतम न्यायालय को भी दिया गया और उच्च न्यायालय को भी दिया गया। क्लियर? लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं दिया गया, ध्यान रखना आप। किसको? अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार नहीं है, अधीनस्थ न्यायालयों को यह अधिकार नहीं है। ठीक है? किसको दिया गया? उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। ठीक है? सबसे पहले पर बात करते हैं अनुच्छेद 13। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सबसे पहला अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय के लिए पावरफुल बना देता है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि संसद ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों में कटौती करता हो, उन्हें खत्म करता हो, उनका अतिक्रमण करता हो। ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेगी। कौन जांच करेगा इसकी? समझ में आना? कई बार सरकारें अपने आगोश में आके ऐसे काम कर लेती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है। तो वहां पर न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि वह संसद के द्वारा
ऐसे सारे के सारे अधिनियम, सारे के सारे कानूनों की समीक्षा करे जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, और यदि उसको लगता है कि यह मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, उसको कम कर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी विधि के लिए न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, शून्य कर सकती है, अवैध कर सकती है, रद्द कर सकती है, सारे पावर उसके पास है। तो अनुच्छेद 13, इसके बाद अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में आपको मालूम होना चाहिए न्यायादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। न्यायादेश रिट जारी करने का अधिकार दिया। रिट तो जानते ही है ना, रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है ना। 5 प्रकार की रिटें होती हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है ना, तीसरा उत्प्रेक्षण, चौथा प्रतिषेध, पांचवा अधिकार पक्ष। ये 5 रिटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास। इसको अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार दिया। दोनों मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मैंने अभी कहा ना कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्यों दिया गया, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर पाती है, जब उसको ये विशेष पावर दिए गए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। ये जो केशवानंद भारती और गोलकनाथ वाला जो विवाद है वो अनुच्छेद 13 से तो निकला है। समझ में आना, सारे के सारे जो विवाद की जड़ थी वो अनुच्छेद 13 थी। इस अनुच्छेद 13 में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि ऐसी किसी भी विधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और संसद ये कहती थी कि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। तो क्या 368 के तहत जो उसके लिए संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, तो क्या वो संविधान में मूलचूल परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता। अर्थात वहीं से फिर ये कॉन्सेप्ट आया, समझ में आया ना, कि ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जो मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण करता हो, और ऐसा भी नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ हो। तो ये दोनों चीजें केशवानंद भारती से आई, समझ में आया ना, जिन्होंने गोलकनाथ के प्रकरण को, वो निर्णय को पलट दिया था। क्लियर ना। तो ये सारा जो विवाद है उस समय का जो मौलिक अधिकारों को लेके वो अनुच्छेद 13 के तहत ही था। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के लिए उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति का, तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, हाई कोर्ट की शरण ले सकता है, और उसकी सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ये न्यायादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के न्यायादेश मैंने आपको बता दिया, और उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है। क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद 131 में लिखा है मूल क्षेत्राधिकार। पिछले दिनों जब न्यायपालिका की शक्तियों और कार्य पढ़ रहे थे तो उसमें आया था अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए मूल क्षेत्राधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाते हैं, बताया था ना मैंने कौन कौन से मामले होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, एक, केंद्र प्लस 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, केंद्र प्लस राज्य बनाम राज्य प्लस राज्य, इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है, केंद्र प्लस राज्य बनाम राज्य, इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है। अर्थात यदि ऐसा कोई मामला जो राष्ट्रीय स्तर का है, वो सारे के सारे मामले कहां ले आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक हितों को प्राप्त करने के लिए कई बार इन मामलों के लिए स्टेट के हाई कोर्ट में भी पेश कर दिए जाते हैं, है ना। इसकी समीक्षा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी कि कौन सा पावर हाई कोर्ट के पास है, कौन सा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। समझ में आना। और दूसरी बात, केंद्र और राज्यों से संबंधित भी कोई विवाद हो जाते हैं, है ना। भारतीय राज्य परिषद का कोई विवाद है, जल निगम का कोई विवाद है, या ऐसी कोई केंद्र और राज्य के बीच में कोई संधि हुआ हो, कोई करार हुआ हो, कोई संविदा हो जिसका कोई उल्लंघन हुआ हो, तो ऐसे विवाद भी कहाँ जाएंगे, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्लियर ना। तो ये जो अधिकार है ये भी न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दे देता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 132। इसमें उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकार दिया गया।
अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार को मैंने पिछली बार भी बताया था, 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला संवैधानिक मामला, दूसरा दीवानी मामला सिविल, तीसरा फौजदारी और चौथा विशेष अनुमति। विशेष अनुमति वाले मामले बताए ना, पिछली बात बताए थे। अनुसंवैधानिक मामला था 132 में, ये था 133 में अनुच्छेद 133, ये था 134 और ये था 136। अनुच्छेद 132, 133, 134, 136, अर्थात ये दोनों अधिकार 131 और 132 एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्लियर ना? इनका संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों से। मैंने 3 चीजें बताई ना, एक तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना और तीसरा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को बनाए रखना, संतुलन बना रहे। तो 2 तो हो गए आपके ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड, और ये 2 किससे हो गए? केंद्र और राज्यों के बीच में। क्लियर ना? इसके बाद एक अनुच्छेद इसमें बचता है 135। इसमें एक चीज और समझना है, 134 जो है ना, 134 ए, इसको भी याद रखना। 134 ए में उच्च न्यायालय के द्वारा जब किसी मामले को ऊपर ले जाया जाता है, विशेष रूप से फौजदारी मामले में, तो उसका एक प्रमाण पत्र देता है हाईकोर्ट। जब तक वो प्रमाण पत्र उस केस के साथ न लगा हो तब तक उसकी अपील नहीं की जा सकती। समझ में आया ना? तो वो जो सर्टिफिकेट देने का राइट, जो अधिकार किसको दिया गया है? हाई कोर्ट को, है ना? तो ये 134 ए के तहत दिया गया। क्लियर ना? 135 जो हम आपको बता रहे थे, 135 ये वाला, 135 में अपन को याद रखना है कि संविधान के पूर्व, मतलब जो हमारा संविधान तैयार हुआ था, संविधान तैयार तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पूर्व भी कई विधियां थी जो अंग्रेजों के समय में चली आ रही थी, तो उनकी समीक्षा करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। किस आधार पर करेगी वो? कि ये वर्तमान में ठीक है कि नहीं है ना, संगत है कि असंगत है, उपयोगिता है कि अनुपयोगिता है, इस आधार पर भी वो समीक्षा कर सकती है। तो ये उसके लिए अनुच्छेद 135 के तहत अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 143। पता होना चाहिए आपको, राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना, है ना? कई बार कोई संवैधानिक या विधेयक कोई प्रश्न होता है तो राष्ट्रपति उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, संविधान वो न्यायपालिका की जो पीठ होती है, न्यायाधीश जो होते हैं, वो उस पर पर्टिकुलर चर्चा करते हैं, अपना परामर्श देते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अभी रिसेंटली आपका एक मामला हुआ, यदि आपको पता हो, कल परसों के न्यूज़पेपर में भी था कि संविधान की 3 सदस्यीय पीठ ने ये निर्णय दिया था अप्रैल 2025 को, ये निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किसी भी विधेयक को लंबित करने का अधिकार तो है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा उसे लंबित नहीं कर सकते। कितने महीने से? 3 महीने से। होता है ना, राष्ट्रपति को अधिकार होता है या तो स्वीकृति दे दे, या स्वीकृत कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे, या विलंब कर दे। तो विलंब कर दे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास यदि कोई विधेयक चला जाता था तो वो अपने पॉकेट में रख लेता था, भूल जाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। कई महत्व के विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है, कोई निर्णय नहीं देता। तो आखिर क्यों? जबकि जनता के सदन ने भेजा है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देना चाहिए। तो अभी तक ऐसा प्रावधान था कि आप रिमाइंडर नहीं भेज सकते राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, माननीय आपके पास ये विधेयक पड़ा हुआ है, आप इसकी स्वीकृति दे दीजिए। आप रिमाइंडर नहीं भेजा, याद है, ऐसा अधिकार संविधान ने नहीं दिया था।
ठीक है। तो क्या पीठ ने अधिकार, वो पीठ ने क्या निर्णय दे दिया, जस्टिस पारदीवार उन्होंने दे दिया कि 3 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी विधेयक को विलंब नहीं कर सकते, और यदि उन्होंने स्वीकृति नहीं दी तो उसे क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। कितना खतरनाक निर्णय था। अभी अप्रैल 2025 का निर्णय है, पादरीवाल जो न्यायाधीश थे उन्होंने दिया था, 3 सदस्यीय बेंच ने दिया था। उस निर्णय को अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आपके जो सीजीआई हैं गवई साहब, BR गवई, इन्होंने 5 न्यायाधीशों की बेंच ने इस निर्णय को पलट दिया और उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी स्थिति में ये कहने का अधिकार नहीं है कि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी विधेयक को पास नहीं करते हैं तो वो स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और ये क्यों दिया इस बेंच ने निर्णय, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत ये संविधान वो न्यायपालिका से पूछा था कि क्या ये उचित था जो अप्रैल 2025 में निर्णय दिया गया। 13 प्रश्न पूछे थे उन्होंने और उन 13 प्रश्नों पर न्यायाधीशों ने उसके जवाब तैयार किए गए थे और उन्होंने पाया कि ये असंवैधानिक है। और फिर उन्होंने 5 सदस्यों की जो पीठ थी उसने 3 सदस्यों की पीठ के उस निर्णय को बदल दिया। अभी 2 दिन पहले की बात है। तो किस आधार पर, अनुच्छेद 143 जो राष्ट्रपति को सलाह देने का पावर है उसके तहत। क्लियर ना। इसके बाद अनुच्छेद 245 और 246 ये भी केंद्र और राज्य से संबंधित है। ठीक है। 45 में चूंकि आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों के आधार पर किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची में आपको पता होना चाहिए 98 विषय, वर्तमान में तो लगभग 100 से ऊपर हो चुके हैं उसके, है ना, लेकिन मूलतः 97 या 8 समथिंग 97 थे। ठीक है। और समवर्ती सूची में मूलतः 67 थे, वर्तमान में शायद 61 है। ठीक है। और राज्य सूची में 67 थे, अब तो 61 है शायद, और समवर्ती सूची में वर्तमान में शायद 52 है, पहले 47 मूल 47 थे। ठीक है। अर्थात इनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। मैंने पहले बताया कि संघ सूची पर संसद बनाएगी, राज्य सूची पर विधानसभा बनाएगी, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बनाएंगे। ठीक है। और प्राथमिकता किसको दी जाएगी, संसद को। क्लियर ना। अर्थात ये सीमाओं का जो निर्धारण है कि संघ सूची के विषय पर कौन बनाएगा, इसकी जांच करने का अधिकार किसको दिया गया, 245 के तहत न्यायपालिका को। समझ में आना। अर्थात ये सीमा क्षेत्रों का निर्धारण करना, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, जब कभी भी कोई विधि बन जाती है उसको पास कर दिया जाता है, और यदि कोई चैलेंज कर दे कि ये विधि, ये अधिकार क्षेत्र तो राज्य सूची का था, संघ ने कैसे बना दिया, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसको क्या कर देगी, रद्द कर देगी। समझ में आना। अर्थात केंद्र और राज्यों की सीमाओं का निर्धारण कर देना। ये सीमाओं का निर्धारण करने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 245 के तहत इसकी जांच करने का, इसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका। कौन सा है, 246। इसमें कानून की जो विषय वस्तु है, कानून की विषय वस्तु, कानून की जो विषय वस्तु है इसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। क्लियर ना। तो कितने हो गए, अनुच्छेद 245 हो गया, 246 हो गया। अनुच्छेद 251 से लेकर 254। कई बार क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कई कानूनों को लेकर टकराहट होती है। हो सकता है किसी कानून पर संघ ने भी कानून बना लिया,
हो सकता है राज्य ने भी बना लिया। जैसे ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारण करता है कि प्राथमिकता किसको देना है, राज्य को कि केंद्र को। समझ में आया ना? तो अनुच्छेद 251 और 254 के तहत प्रावधान किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करके कानून की प्राथमिकता को तय करता है, कानून की प्राथमिकता को तय कर देता है। क्लियर? कि इस प्रकार से ये सारा का सारा जो खेल था, सारे के सारे जो संवैधानिक प्रावधान थे, ये सारे के सारे प्रावधान ये बताते हैं कि भारत में संविधान, मौलिक अधिकार और केंद्र राज्यों के बीच में संतुलन की जो जिम्मेदारी दी गई है वो न्यायपालिका को दी गई है। और न्यायपालिका निष्पक्ष और सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि उसके पास न्यायिक समीक्षा का पावर दिया गया है। ठीक है, हमने इस बात को भी समझा कि भारतीय न्यायिक समीक्षा में और अमेरिका की न्यायिक समीक्षा में क्या अंतर है। क्लियर ना? इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो अमेरिका की न्याय व्यवस्था ज्यादा पावरफुल है न्यायिक समीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहां तो कहा ही जाता है उसको तीसरा सदन। ठीक है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका के लिए न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो अमेरिका की तुलना में सीमित है ना? संवैधानिक है लेकिन सीमित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।